इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप हमारे सभी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के दिन हम देखेंगे हफ्तुम जमात का इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 11, 12 और 13। तो इसमें सबसे पहले है सरगर्मी नंबर 1। हम अलाउद्दीन खिलजी के बाज़ार के निज़ाम के बारे में जान चुके हैं। अब हम यहाँ पर इनके बाज़ार के निज़ाम और आज के मौजूदा निज़ाम की यकसानियत और फ़र्क को लिखें। तो पिछले सफ़े में अलाउद्दीन खिलजी के बाज़ारी इस्लाहात के मुतालिक यहाँ पर जानकारी दी गई है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बाज़ारी निज़ाम को किस तरह से चलाया था। इसमें सबसे पहले है गला बाज़ार या फिर अनाज मंडी। इसके अंदर बताया गया है कि यहाँ पर अनाज को मुकर्ररा कीमतों पर फ़रोख्त किया जाता था और तमाम लोग यहाँ पर ख़रीदारी किया करते थे। और दूसरे तरीक़ा का है वो है सराय अदल या फिर कपड़ों का मार्केट। तो ये भी जो है तयशुदा क़ीमत पर फ़रोख्त किया जाता था। और इसके बाद है ग़ुलामों और जानवरों का बाज़ार। इसमें जो है ग़ुलामों को और जानवरों को, घोड़ों को, तो इस तरह के जो ज़रूरी जानवर हैं इनको क्या है फ़रोख्त किया जाता था। और उसके बाद है आम बाज़ार, जहाँ पर तरकारी, मिठाइयाँ, जूते, टोपी वगैरह जो है यहाँ पर मिला करते थे। तो इस तरह से जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाज़ार की इस्लाहात की थी, उस वक्त के बाज़ारी निज़ाम में और इस वक्त के बाज़ारी निज़ाम में क्या इकसानियत है और क्या फ़र्क है, इसको हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इकसानियत। इकसानियत में हम पढ़ेंगे ग़िज़ाई अनाज मुकर्ररा कीमत पर फ़रोख्त किया जाता है। तो अभी भी जो है मुकर्ररा कीमत पर फ़रोख्त किया जाता है, पहले भी किया जाता था। तैयारशुदा कपड़ों की दुकानों को हम देख सकते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में भी जो है तैयारशुदा अशिया जो हैं फ़रोख्त किए जाते थे और अब भी किए जा रहे हैं। तरकारी, फल और दीगर ज़रूरी अशिया को फ़रोख्त किया जाता है। तो उस वक्त भी किया जाता था, अब भी किए जा रहे हैं। तो यह है यकसानियत। जानवरों के लिए अलग से बाज़ार हुआ करते हैं। तो अब भी जो है जानवरों के लिए अलग से बाज़ार हैं। तो अब जो है फ़र्क है। फ़र्क क्या है? ग़ुलामों को पहले फ़रोख्त किया जाता था मगर अब नहीं किया जाता। तो पहले जो है ग़ुलामों को बेचा जाता था, तो अब जो है वो दौर नहीं है, अब ग़ुलामों को फ़रोख्त नहीं किया जाता। इसके बाद है पहले आमतौर पर पैमाइश में धोखा दिया जाता था, अब जो है ये धोखा देना बहुत ही मुश्किल बन गया है, फिर भी चंद लोग दे देते हैं। महसूल को अनाज के तौर पर नहीं बल्कि रुपयों की सूरत में लिया जाता है। तो पहले जो है महसूल जो है टैक्स जो है अनाज की सूरत में लिया जाता था, अब जो है रुपयों की सूरत में लिया जा रहा है। तो ये है चंद इकसानियत और चंद फ़र्क। और इसके बाद सरगर्मी नंबर 2 में है मार्केट निज़ाम की कम अज़ कम हिमायत की कीमत तयशुदा होने के बारे में उस्ताद के साथ कमरा जमात में बहस कीजिए। तो ये आप जो है नॉर्मली बहस कर सकते हैं। अब उसके बाद है कारोबार करने के लिए वज़न और पैमाइश क्यों ज़रूरी है, सोचिए और जवाब दीजिए। तो जो भी कारोबार करते हैं ये किसी न किसी पैमाइश पर हम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मायाजात को हम लीटर में लेते हैं, इसके बाद ठोस चीज़ों को केजी में लेते हैं। तो इस तरह हम जो है वज़न की पैमाइश करते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है, तो इसके मतलब हम लिखेंगे कारोबार करने के लिए वज़न और पैमाइश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुकर्ररा कीमत के लिए मुकर्ररा अनाज सभी को मसावी हासिल होगा। अगर मुकर्ररा कीमत है तो मुकर्ररा वज़न पर हम अगर व्यापार करेंगे तो ये जो है तमामी लोगों को एकसां हासिल होगा, वरना किसी को कम किसी को ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद है अगर किसी अशिया को पैमाइश के साथ फ़रोख्त किया जाए तो हर एक शख्स इस पर भरोसा करके इसको खरीदेगा। और हमने लिखा है वज़न की पैमाइश ना हो तो सारिफ़ाइन को धोखा हो सकता है, तो इसीलिए वज़न की पैमाइश ज़रूरी है। और आगे हमने लिखा है वज़न और पैमाइश होने की वजह से अगर हम इसमें कोई
कमी या पेशी हुई तो इसकी शिकायत हम सारिफाइन की कोर्ट में पेश कर सकते हैं। अगर ये ना हो तो सारिफाइन का हक नहीं हासिल होगा। तो अगर वज़न और इसकी पैमाइश ना हो तो हम किसी उसके ख़िलाफ़ जो है शिकायत नहीं दर्ज कर सकते। तो इसीलिए वज़न और उसके बाद पैमाइश का होना लाजमी है। तो ये हमने देखा सरगर्मी नंबर 1, 2 और 3। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है सरगर्मी नंबर 4। सरगर्मी नंबर 4 में है तुम्हारे गांव के राशन की दुकान में ज़िंदगी के लिए ज़रूरी अशिया को कम कीमत में हासिल करने के लिए फ़रोख्त करता है, क्यों? अपनी जमात में साथियों के साथ बहस मुबाहिसा कीजिए। तो ये जो हमारे गांव में जो है न्याय बिले अंगड़ी बोल के जो हुकूमत कर्नाटक की तरफ से जो है अनाजों का जो ज़ख़ीरा यहाँ पर दिया जाता है, तो बहुत ही कम कीमतों में यहाँ पर चीज़ों को दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर है सरगर्मी नंबर 5 में जो है यहाँ पर दिया गया है, मंदरजा झेल में चंद अशिया को आम बाज़ार और राशन की दुकान की अशिया की कीमतों की जानकारी हासिल करके लिखिए। तो जो हमारे सरकार की तरफ से जो दिए जाते हैं वो है राशन की दुकान, उसके बाद है ये आम बाज़ार यानी बाज़ार से हम जो चीज़ें लाते हैं वो। तो इसकी फहरिस्त हमने यहाँ पर लिखी है। जो चावल है वो हमें मुफ्त मिलता है, गेहूँ ये भी मुफ्त, रागी ये भी मुफ्त में दिया जाता है, और जो फ़िलहाल जो कीमत है शक्कर की वो दिया जाता है हमें 15 रुपये, और उसके बाद नेक्स्ट जो तेल है वो है 40 रुपया। अगर वहीं हम आम बाज़ारी कीमत देखें तो नॉर्मल जो चावल है वो है 45 रुपये, गेहूँ जो है 55 रुपये, रागी जो है 40 रुपये पर केजी की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है शक्कर जो है वो है 40 रुपये, और उसके बाद जो तेल है वो है 145 रुपये। तो आपके इलाके में जो कीमत है आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। सरगर्मी नंबर 6 में है आपके बड़ों और ताजिरों या आसपास के बाज़ार का मुशाहिदा करके बाज़ार में दलालों के मतलब पूछे कर जानकारी हासिल करें, अपनी राय पेश करें। तो आप जानते होंगे कि बाज़ारों में जो है दलाल हुआ करते हैं जो चीज़ों को एक से दूसरे को क्या है फ़रोख्त करते हैं। तो इनके मतलब हमें यहाँ पर एक छोटी सी नोट लिखनी होगी। तो हमने इसके मतलब लिखा है दलाल जो होते हैं ये लोग सीधे किसानों के पास किसी भी अशिया के फ़रोख्त करने वाले के पास जाते हैं और उस चीज़ को कम दाम में हासिल करके ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करते हैं, जिस वजह से इनको ज़्यादा मेहनत के बगैर ही ज़्यादा मुनाफा होता है और किसानों को दुरुस्त कीमत हासिल नहीं हो पाती। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि किसानों की फसल को खुद खरीदे और आम लोगों तक पहुंचाए। तो ये हमने लिखा दलालों के मुतल्लिक़। तो आगे जो है यहाँ पर एक थोड़ी जो मौजू है दिया गया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद है फ़िरोज़ शाह तुगलक के दौर के आबपाशी मंसूबे। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है इनको हिंदुस्तान के आबपाशी का बाबाए आदम कहा जाता है। आप इसे बिलखुसूस याद रखें और बच्चों को भी बताएं कि जो फ़िरोज़ शाह तुगलक हैं ये आबपाशी के बाबाए आदम हैं हिंदुस्तान के। तो इन्होंने बहुत सारी जो है फलाह व बहबूदी के काम किए हैं। तो यहाँ पर है इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 12, जिसके अंदर दिया गया है सरगर्मी नंबर 1, फ़िरोज़ शाह तुगलक और आज के किसानों के मंसूबे के माबैन क्या एकसानियत है, इनकी फ़हरिस्त बनाइए। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जो है किसानों के लिए बहुत सारे फलाह व बहबूदी के काम किए हैं। तो अब की जो हुकूमत है वो किसानों के लिए कौन कौन से मंसूबे बना रही है और वो कौन से मंसूबे हैं जो फ़िरोज़ शाह तुगलक के मंसूबों से मुशाबहत रखती हैं, तो इनके मतलब हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए अब की जो हुकूमत है वो है आबपाशी के मंसूबों को बनाना। तो अब की भी हुकूमत जो है आबपाशी के मंसूबों को बनाती है। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक भी ये बनाया करते थे। इंसानों की फलाह व बहबूदी का काम ये भी पहले किया जाता था और अब भी किया जा रहा है। इसी तरह किसानों की ज़िंदगी के मियार को सुधारना, पीने के पानी मुहैया करना, और उसके बाद है पानी की कमी वाले इलाकों को नहरों के ज़रिए पानी पहुंचाना। तो ये फ़िरोज़ शाह
तुगलक के ज़माने में भी हुआ करता था और अब भी हुआ करता है। इसके बाद है सरगर्मी नंबर 2, किसानों का कर्ज माफ़ करने का मकसद और इनके नताइज को जमात में असातिज़ा की मदद हासिल करते हुए अपने दोस्तों से बहस कीजिए। तो आपने देखा होगा हुकूमत हिंदुस्तान की तरफ से या फिर हुकूमत कर्नाटक की तरफ से वक्तन फ़वक्तन किसानों के जो कर्ज़े हैं वो माफ़ किए जाते हैं, क्योंकि कभी कहत पड़ जाता है तो कभी बारिश ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। इसीलिए फसल पर लिए जाने वाले जो कर्ज़ हैं उनको हुकूमत की तरफ से माफ़ किया जाता है। तो इसके मतलब आप मज़ीद जो है बहस मुबाहिसा कर सकते हैं। इसके बाद है सरगर्मी नंबर 3, ज़मीन की पैमाइश क्यों की जाती है? आपका घर, खेत और बागों की पैमाइश किस तरह करते हैं? अपने बड़ों से बहस मुबाहिसा करते हुए मालूमात हासिल करें और इन मालूमात को कमरा जमात में अपने दोस्तों के साथ बांटें। तो आपने देखा होगा कि आपका घर हो या फिर खेत हो, ये इसे पैमाइश की जाती है और आपके नाम पर जो है इसे किया जाता है। तो ये किस लिए किया जाता है, तो इसके मतलब आप अपने कमरा जमात में बहस कर सकते हैं। और जो मशकी काम है हमारा सरगर्मी नंबर 4, इसमें दिया गया है आपके गांव में मालगुजारी यानी रेवेन्यू ऑफिसर, कंदाय ऑफिसर जिसे कहा जाता है, से मुलाकात करके टैक्स कैसे हासिल किया जाता है, इसके मतलब लिखिए। तो आपको बच्चों से कहना होगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर से एक बार ताल्लुक़ करें और उनसे जो है रेवेन्यू के बारे में जानकारी हासिल करें। तो हमने मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा है, जब मैंने मालगुजारी अफसर से जानकारी हासिल की तो इन्होंने बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स होते हैं, जैसे घर का टैक्स, दुकान का टैक्स, खाली जगहों का टैक्स, पानी का टैक्स वगैरह अवाम से हासिल करते हैं और इसको पैसों की सूरत में हासिल करके हुकूमत को फराहम करते हैं और इन पैसों को अवाम की फलाह व बहबूदी के काम में इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने एक चंद मिसाल के तौर पर इस जुमलों को लिखा है, आप अपने हिसाब से इसे लिख सकते हैं। देखेंगे आगे, यहाँ पर जो है थोड़ा मौजूद दिया गया है जिसके बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एक अहम जानकारी यहाँ है, एक बादशाह थे जिनका नाम था शेरशाह सूरी। तो इन्होंने जो है काश्तकारी ही ज़मीन का मालिक इस निज़ाम को जो है जारी किया था और जो किसान हैं इनके नाम पर ज़मीन को किया था और उस ज़मीन का मालिक उन्हें खुद ही घोषित किया था। अब उसके बाद है आखिरी जो इख्तिसाबी सफ़ा है, सफ़ा नंबर 13। तो इसमें सबसे पहले है सरगर्मी नंबर 1, आज ज़मीन रिकॉर्ड जमा करने का काम कौन अंजाम देते हैं, इससे क्या फ़ायदा है, इस पर बहस कीजिए। तो इसका जो रिकॉर्ड कौन रखते हैं आप इसके मुताबिक जानकारी हासिल कीजिए। अब उसके बाद है सरगर्मी नंबर 2, ज़मीन का रिकॉर्ड कैसे अंजाम देते हैं, इसके मुताबिक अपने वालिदैन से बहस करें। तो आप जो है कमरा जमात में इसके मुताबिक बहस कर सकते हैं। और जो मशकी काम है वो है, उस्ताद आपको एक अंदराजनामा देंगे, इस पर गौर करते हुए अहम नुकात की फ़हरिस्त तैयार कीजिए। तो यहाँ पर टीचर्स का काम ये है कि आप जो है इन्हें कोई ज़मीन का कागज़ दें तो इसे देखकर उसमें जो अहम नुकात हैं उसे जो है बच्चे यहाँ पर नीचे नकल करेंगे या फिर उसके मुताबिक लिखेंगे। तो अगर बच्चे के हाथ में आप कोई ज़मीन का कागज़ देते हैं तो वो इन तमाम चीज़ों पर शायद गौर कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर महकमा मालगुजारी के ज़रिए दिया गया है, तो सबसे पहले ऊपर दिया जाता है कि वो जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, तो ये जान लेगा बच्चा। इसके बाद घर या खाली जगह का रिकॉर्ड है, तो उसे मालूम पड़ जाएगा कि ये जो कागज़ दिया गया है ये खाली जगह या फिर घर का जगह का रिकॉर्ड है। इसके बाद इसमें क्या क्या जानकारी होती है कि जगह की लंबाई चौड़ाई के मुताबिक जानकारी है और उसके बाद मालिक का नाम लिखा हुआ होता है, तो ये भी बच्चा जो है उस पर गौर करेगा। जिस इलाके में ये ज़मीन है इसकी जानकारी दी गई है, तो जहाँ पर जिस एरिया में वो जो ज़मीन का कागज़ है तो उसके मुताबिक जो है जहाँ पर वो जगह है उसकी वो जानकारी उस पर दी गई होती है। सर्वे नंबर और दीगर जानकारी इसमें दी गई होती है।
तो इस तरह से जो है हमारी इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 11, 12 और 13 जो है वो मुकम्मल होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और मददगार भी साबित हो रहे होंगे। तो आप सभी से भी गुजारिश है कि अगर बच्चे इसको देख रहे हैं तो अपने टीचर्स तक पहुँचाएँ, और अगर टीचर्स देख रहे हैं तो इसे बच्चों तक पहुँचाएँ, और अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुपों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी मेहनत जो है तमाम लोगों तक पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।